सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके पार्ट 21 में आज अपन पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड्स भी कहते हैं, अम्लों का राजा। इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। रसायनों का राजा भी इसे कहते हैं, रसायनों का राजा, क्योंकि इसका काम ही राजा के जैसा है। केमिस्ट्री लैब में या केमिस्ट्री में H2SO4 के बिना तो काम ही नहीं चल सकता, इतना इंपॉर्टेंट केमिकल है ये। सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अगर अपन निर्माण की बात करें, निर्माण, तो निर्माण में देखिए दो इंपॉर्टेंट विधियां हैं अपने पास। एक विधि है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस जिसे संस्पर्श विधि या संपर्क विधि भी कहते हैं। और दूसरी विधि है लेड चैम्बर विधि, सीसा कक्ष विधि। लेड चैम्बर मेथड, सीसा कक्ष विधि, दोनों में देखिए अंतर क्या है। संपर्क विधि में SO2 की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो वहां V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। ये अभिक्रिया संपन्न होती है। उत्प्रेरक कौन सा काम में लेते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ठोस है, SO2 गैस है, O2 गैस है, SO3 गैस है, तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण भी हो गया। सीसा कक्ष विधि में क्या होता है? SO2 का ऑक्सीकरण कराते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में। यहां उत्प्रेरक नाइट्रिक ऑक्साइड है जो एक गैस है, अभिकारक गैस है और उत्पाद भी गैसीय प्रकृति के हैं, तो ये एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण भी हो गया। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे अपने सिलेबस में है कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि या संस्पर्श विधि। देखिए कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस जिसे आप संस्पर्श विधि या संपर्क विधि भी कह सकते हैं। इस विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण मुख्यतः 3 पदों में होता है। देखिए कैसे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? गंधक, मतलब सल्फर की बात कर रहा हूं मैं, या सल्फाइड अयस्क, गंधक या सल्फाइड अयस्कों को वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और धातु कर्म में इस विधि को अपन भर्जन के नाम से भी जानते हैं, रोस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या होगा।
सल्फर प्लस O2 से क्या बना, SO2। और सल्फाइड आयस का अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे FeS2, ये कौन सा आयस्क हो गया, आयरन पायरेटीज हो गया। इसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2। इसको अगर संतुलित कर दें, ये लो, आयरन पायरेटीज अपन ने लिया। आयरन पायरेटीज है, कॉपर पायरेटीज भी ले सकते हैं आप, जिंक ब्लेंड भी लेते हैं। तो इस तरह से सल्फाइड आयस्क को उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो सह उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। यह है पहला स्टेप। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो मिला उसमें क्या होता है, SO2 के साथ धूल मिट्टी के कण व आर्सेनिक के यौगिक जैसे AS2O3 अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। यहां जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है उसके साथ धूल मिट्टी के कण हैं और आर्सेनिक के जो यौगिक हैं जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड या शुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इन धूल मिट्टी के कणों को और आर्सेनिक के यौगिकों को हटाया जाता है। कैसे हटाते हैं जी, ये जब अपन इसका उपकरण देखेंगे, संपर्क विधि पूरा चित्र से अपन समझेंगे। उपकरण जो एपरेटस काम में लिया जाता है उसमें अपन देखेंगे कि ये कैसे हटाया जाता है। तो इनको हटाने के बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में SO2 को ऑक्सीजन के साथ अभिकृत कराया जाता है और उत्प्रेरक काम में लेते हैं अपन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और उससे क्या बनेगा, SO3 बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है और इसमें ऊष्मा निकलती है -196.6 किलो जूल प्रति मोल। इतनी ऊष्मा का निष्कासन होता है। अब यहां देखिए, अभिकारक जो है वो भी गैसीय प्रावस्था में है और उत्पाद भी गैसीय प्रावस्था में है। अभिकारक के 3 मोलों ने अभिक्रिया करी, 2 SO2 और 1 ऑक्सीजन का, और उत्पाद के 2 मोल बने, मतलब अभिक्रिया के दौरान आयतन में कमी आ रही है। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, तो ले शातेलिए के नियम के अनुसार अभिकारक में अगर गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है तो उत्पाद ज्यादा प्राप्त करने के लिए उच्च दाब होना चाहिए। तो देखिए सही कंडीशन क्या क्या है, उच्च दाब। तो दाब इसमें रखते हैं 2 बार। तो दाब कितना है, 2 बार। बार है वो दाब की इकाई है। अब चूंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है, 196.6 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा निकल रही है, तो इसको अभिक्रिया को अग्र दिशा में जारी रखने के लिए क्या करेंगे, निम्न ताप रखेंगे, निम्न ताप रखेंगे और ताप का मान लगभग 710 केल्विन इसमें रखा जाता है। लेकिन यहां पर देखिए तापमान को अगर कम कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है, ऐसा अपने केमिकल काइनेटिक में पढ़ा। तो निम्न ताप रखेंगे तो वेग कम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है। तो उत्प्रेरक क्या है इसमें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और ये एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। इसको आप काम में ले सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण के रूप में। तो ये था स्टेप 2।
अब देखिए स्टेप 3 में क्या करते हैं। स्टेप 3, यहां से जो SO3 बना उस SO3 को H2SO4 में अवशोषित कराया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित कराते हैं तो बनता है H2H2O7, जिसे अपन ओलियम के नाम से भी जानते हैं। जो अपना पिछला वीडियो था जिसमें अपन ने सल्फर के ऑक्सो एसिड पढ़े थे, उसमें अपन ने देखा था H2H2O7 को क्या कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं। तो ये ओलियम का निर्माण हो जाता है। इस ओलियम का तनुकरण करके इच्छित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करते हैं। ये ओलियम है और इसका तनुकरण कर रहे हैं और इससे H2SO4 का निर्माण हो जाता है। इस विधि से जो H2SO4 बनता है वो 96% से 98% तक शुद्ध होता है। 96 से 98% तक ये शुद्ध होता है। तो इस तरह से ये H2SO4 का निर्माण होता है। अब ये तो देखिए इसमें 3 स्टेप हो गए। इन तीनों स्टेपों को जिस उपकरण में कराते हैं उस उपकरण से अपन समझेंगे कि ये सारी स्टेप होते कैसे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चित्र बनाने जा रहा हूँ उस उपकरण का जिसके कई भाग हैं और उससे अपन इसको समझेंगे। ये देखिएगा, ये आपके सामने एक चित्र है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संस्पर्श विधि या संपर्क विधि में काम में आने वाले उपकरण का है। इसको देखिए अपन एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए ये भाग है इसका पाइराइट बर्नर। इस पाइराइट बर्नर में क्या किया जाता है कि गंधक को, सल्फर को या किसी भी धातु के सल्फाइड आयस को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो इससे क्या बना, SO2 गैस बनी। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से किस में आ गई, अब धूल कक्ष में आ गई। धूल कक्ष का देखिए क्या मतलब है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी उसमें कुछ अशुद्धियां हैं। अशुद्धियों के रूप में धूल मिट्टी के कण हैं और जो आर्सेनिक ऑक्साइड है या आर्सेनिक के यौगिक हैं वो अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं, उनको हटाना आवश्यक होता है। तो इस SO2 को सबसे पहले देखिए यहाँ धूल कक्ष में ऊपर से ये भाप है ना, भाप, इसमें भाप प्रवाहित की जाती है। तो भाप से क्या होगा कि इसमें जो धूल के कण हैं वो नीचे स्टेबल हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। धूल के कण नीचे बैठ गए, धूल हट गई, ठीक है। लेकिन भाप की वजह से इसका तापमान है वो बढ़ जाता है। तो इसमें देखिए जिगजैग नलिका है। जिगजैग नलिका में से जब ये SO2 गैस गुजरेगी तो इसके तापमान में कमी आ जाती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि इसका तापमान उच्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे जो अपन अभिक्रिया कराएंगे वो ऊष्माक्षेपी है। तो उत्पाद ज़्यादा प्राप्त करने के लिए तापमान निम्न ही इसमें रखते हैं। तो शीतलक में से गुजारा। अब शीतलक में से गुजारने के बाद इसे गुजारते हैं स्क्रबर से। ये मीनार है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्क्रबर। स्क्रबर में ऊपर से जल का फंवारा इसमें डाला जाता है। जल के फंवारे से क्या होगा कि वे अशुद्धियाँ जो जल में घुलनशील हैं वो अशुद्धियाँ यहाँ पर हट जाएंगी, जल में घुलकर हट जाती हैं। तो मिट्टी के कण हट गए, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ हट गई। लेकिन अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस में नमी उत्पन्न हो गई इस जल की वजह से। नमी को हटाने के लिए इसको गुजारते हैं शुष्कन मीनार में से। शुष्कन मीनार में से ऊपर से सांद्र H2SO4 का फंवारा डालते हैं, SO2 गैस यहाँ से जाएगी। तो उससे क्या होगा, सांद्र H2SO4 इसकी नमी को अवशोषित करके इससे हटा देगा। तो यहाँ देखिए शुष्कन मीनार में के बाद ये जो SO2 गैस मिली ये शुष्क है बिल्कुल, लेकिन अब भी इसमें कुछ आर्सेनिक के यौगिकों की अशुद्धियाँ हैं। तो फिर उसको गुजारते हैं आर्सेनिक शोधक में से। आर्सेनिक शोधक में देखिए इस तरह से ये प्लेटें लगी रहती हैं और इस पर फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा होता है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक के यौगिकों को अवशोषित कर लेता है। तो आर्सेनिक की अशुद्धियाँ इस आर्सेनिक शोधक में रह जाएंगी। और फिर इस SO2 गैस को देखिए यहाँ पर ये बीच में एक भाग है, ये कहलाता है परीक्षण बॉक्स। परीक्षण बॉक्स में से गुजारते हैं।
परीक्षण बॉक्स का काम क्या है? ये जांचना कि इसमें कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है। तो देखिए इसमें से क्या होगा, इस SO2 गैस में से प्रकाश के बीम को गुजारते हैं, प्रकाश पुंज को गुजारते हैं। तो अगर SO2 शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं है, तो प्रकाश का पथ है बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देगा, मतलब आपको पथ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर इसमें धूल मिट्टी के कण हुए तो प्रकाश का पथ है आपको चमकीला दिखाई देता है, जो टिंडल प्रभाव अपन ने पढ़ा था पृष्ठीय रसायन में। तो इसमें धूल मिट्टी के कण अगर होंगे तो इसमें दिख जाएंगे, इसका वापस शोधन करेंगे। लेकिन अगर धूल मिट्टी के कण नहीं है, SO2 बिल्कुल शुद्ध है, तो फिर आगे उसको रूपांतरण कक्ष में से गुजारते हैं। रूपांतरण कक्ष में देखिए क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की प्लेटें लगी रहती हैं। इन प्लेटों की उपस्थिति में SO2 की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है। तो क्या बनेगा, SO3 गैस बनेगी। तो यहां से यहां जो गैस जा रही है वो कौन सी है, SO3। तो इस रूपांतरण कक्ष में SO2 गैस है वो किस में बदल गई, SO3 में बदल गई। इस SO3 को ऊपर से देखिए सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं, तो सांद्र H2SO4 में इसको विलय करते हैं और इधर से अपशिष्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं, और कोई जो गैस है ना वो इधर से बाहर निकल जाएगी। और SO3 है वो सांद्र H2SO4 के साथ मिलकर क्या बना लेगा, ओलियम। देखिए ओलियम बन गया, H2O7 बन गया। और इस ओलियम को जितनी सांद्रता का आपको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है उसके आधार पर उतने ही जल में इसको मिला लेते हैं। ये जल है, इसमें अपन ओलियम को यहाँ पर मिला रहे हैं और इच्छित सांद्रता की H2SO4 को बना लेते हैं। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संस्पर्श विधि या संपर्क विधि के लिए काम में आने वाले उपकरण का एक डायग्राम है। आप इसके एक एक भाग को अच्छे से समझें, और ये जो डायग्राम है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से आप इसको अपने नोट्स में, अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके आप, ठीक है। तो इस तरह से अपन H2SO4 का निर्माण करते हैं संपर्क विधि या संस्पर्श विधि से, ठीक है। अब देखिए आगे H2SO4 का निर्माण हो गया, अब अपन देखेंगे H2SO4 की संरचना। हटा दो इसको, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना को अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। जो ऑक्सो एसिड्स पढ़े थे अपन ने सल्फर के, उसमें भी अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड की संरचना देखी थी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। ऑक्सो एसिड है तो इसमें S डबल बॉन्ड O और एक OH, ये समूह तो निश्चित रूप से होंगे। H2SO4 इसका आणविक सूत्र है। अब क्या बच गया, एक H बच गया और दो ऑक्सीजन बच गए। तो देखिएगा एक ऑक्सीजन यूं और एक OH यूं इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मैं यहाँ पे लोन पेयर लगा रहा हूं। तो ये है H2SO4 की संरचना, जिसमें सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और दो OH हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। H2SO4 की संरचना। अब इसमें H2SO4 का जब आयनन होता है तो 2H+ और SO4 2- सल्फेट आयन प्राप्त होता है। कई बार इस सल्फेट आयन की संरचना भी पूछ ली जाती है। तो सल्फेट आयन में देखिए 2H+ निकले, कहां से निकले, इन ऑक्सीजन पे उपस्थित 2H+ निकल गए। तो अपन इसकी संरचना बना देते हैं O- और ये भी O-। तो संरचना है इसकी चतुष्फलकीय, और इसमें जो सल्फर है उसका संकरण है sp3, संकृत होता है ये सल्फर।
तो सल्फर है वो sp3 संकरित है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना इसकी पाई जाती है। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब अपन देखेंगे इसके गुण, और गुणों में दो प्रकार के गुण देखेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो देख, गुणों में सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों की अपन बात कर रहे हैं। तो भौतिक गुणों में देखिए क्या है, H2SO4 रंगहीन, गाढ़ा, उच्च श्यान द्रव होता है। आपने ग्लिसरीन देखी है, ग्लिसरीन के जैसा ये गाढ़ा होता है और रंगहीन होता है, काफी गाढ़ा द्रव है। इसका जो गलनांक है उसका मान होता है 28.3 केल्विन, और जो क्वथनांक होता है उसका मान होता है 611 केल्विन। साथ ही इसके जो घनत्व की बात करें, काफ़ी उच्च घनत्व है, तो घनत्व 298 केल्विन ताप पर इसका घनत्व होता है 1.98 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर आप H2SO4 लेंगे तो लगभग 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा, लगभग 2 किलोग्राम। तो देखिए ये इसके कुछ गुण हैं। इसके गलनांक का मान 28.3 केल्विन है और क्वथनांक है वो है 611 केल्विन। इतना उच्च क्वथनांक कैसे है? तो उच्च क्वथनांक का इसका कारण है, इसका जो कारण है वो कारण क्या है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। H2SO4 में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। देखिए कैसे, सल्फर में इस तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल में इस तरह से सल्फर पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा और 2 OH समूह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, विभिन्न अणुओं में ये देखिए हाइड्रोजन बंध कैसे बनेंगे। चूंकि ये ध्रुवीय प्रकृति का है तो क्या होगा, एक H2SO4 में सल्फर पे उपस्थित ऑक्सीजन दूसरे H2SO4 के OH समूह के हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। वैसे ही इधर भी हाइड्रोजन बंध होगा और वैसे ही इधर भी हाइड्रोजन बंध होता है। तो इन अंतराणुक हाइड्रोजन बंधों के कारण इसके क्वथनांक बिंदु का मान देखिए 611 केल्विन होता है, काफी उच्च होता है। तो ये इसका क्वथनांक बिंदु है। ये जल में अत्यंत विलय होते हैं। बहुत ज्यादा घुलनशील हैं। अगर आप H2SO4 को जल के साथ मिलाते हैं तो तनु H2SO4 बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। H2SO4 का तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें ऊष्मा निकलती है। अगर आपने तनुकरण के लिए सावधानी नहीं बरती तो इसमें विस्फोट भी हो सकता है, यह ध्यान रखने वाली बात है। तो तनुकरण के लिए जो शर्त है वो देखिए क्या है, तनुकरण की शर्त, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रैक्टिकल्स में बहुत काम में आता है ये। तनुकरण में क्या किया जाता है, जल में H2SO4 मिलाते हैं, जल पहले ले लेते हैं और उसमें हिलाते हुए जो पात्र है उसकी दीवार के सहारे सारे इसको H2SO4 को डाला जाता है, धीरे धीरे हिलाते हुए जल में H2SO4 मिलाते हैं, न कि H2SO4 में जल।
कभी भी गलती मत कर देना कि आपने मान लो अम्ल ले लिया और उसमें जल मिला दिया, तो विस्फोट होने की संभावना इसमें रहती है। तो तनुकरण की शर्त क्या है? जल में H2SO4 मिलाते हैं, न कि H2SO4 में जल। तो ये है इसके भौतिक गुण। अब देखिए, अपन देखते हैं इसके रासायनिक गुण। दूसरे गुणों में अपन पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणों की अपन बात कर रहे हैं। तो H2SO4 है, ये अत्यधिक क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील है। और इसके अत्यधिक क्रियाशीलता के जो कारण हैं, वो कारण देखिए क्या क्या है। निम्न वाष्पशीलता, ये आसानी से वाष्पशील नहीं होता है क्योंकि इसे क्वथनांक का मान अभी अपन ने देखा 611 केल्विन है। दूसरा, जल में अत्यधिक विलेयता, जल के अणुओं के साथ ही अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में अत्यधिक विलेय है। प्रबल अम्लीय गुण, ये बहुत प्रबल अम्ल होता है, इसीलिए इसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। और चौथा है ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। और पांचवा कारण है निर्जलीकारक, जिसके साथ ही अभिक्रिया करता है, उसमें से जल के अणुओं को निष्कासित कर देता है। तो इन गुणों के कारण H2SO4 अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। अब देखिए, अपन इसके कुछ गुणों को अपन डिटेल में देखते हैं। जो H2SO4 होता है वो द्विक्षारीय अम्ल होता है। कहने का मतलब इसमें 2 H+ निकलते हैं, जिसको मैं दो पदों में लिख रहा हूं यहां पे। पहले पद में मैंने एक H+ निकाला और साथ में बना बाईसल्फेट आयन, और फिर बाईसल्फेट आयन में से एक H+ और निकला और बना सल्फेट आयन। इसके वियोजन स्थिरांक को मैं Ka1 से लिख दूं और इसके वियोजन स्थिरांक को मैं Ka2 से लिख दूं। Ka1 और Ka2 दोनों के ही बहुत उच्च मान होते हैं, इसलिए ये आसानी से H+ दे रहे हैं। वियोजन स्थिरांक का मान उच्च हो गया, इसका मतलब वियोजन उच्च होगा। लेकिन दोनों वियोजन स्थिरांकों की अगर तुलना करें तो Ka1 का मान Ka2 से ज्यादा है। तो वियोजन स्थिरांकों के मान उच्च होने के कारण ये क्या है, एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। दूसरा देखिए, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके, इसकी अभिक्रिया देख रहे हैं किसके साथ? सक्रिय धातुओं के साथ। तो दो प्रकार के लवण बनाता है, एक तो साधारण लवण और दूसरा अम्लीय लवण। देखिए कि अपना अभिक्रिया में उदाहरण ले, जैसे सोडियम सक्रिय धातु है, उसकी क्रिया अगर H2SO4 से करा दें तो बनेगा Na2SO4 प्लस H2, सोडियम सल्फेट बन गया। जो कैसा है? सिंपल लवण है, सिंपल सॉल्ट है, मतलब उदासीन है। और ये दूसरे प्रकार का जो लवण बनाता है वो है NaHSO4 प्लस H2 गैस, 2 और 2। ये है सोडियम बाइसल्फेट।
सोडियम बाई सल्फेट, जो कैसा है, अम्लीय लवण है। देखिए इसमें H है ना, सोडियम बाइसल्फेट में यहाँ जो हाइड्रोजन है वो H+ के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, इसलिए ये लवण कैसा हुआ, अम्लीय लवण। तो सक्रिय धातुओं के साथ ये दो प्रकार के लवण बना रहा है, सिंपल सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। तीसरा इसका अगर अपन गुण देखें, देखिएगा ये निर्जली कारक की तरह व्यवहार करता है, निर्जली कारक, जिससे अभिक्रिया करता है उसमें से जल के अणुओं का निष्कासन कर देता है। और जैसे अपन देखें, कोई उदाहरण लें, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी अभिक्रिया अगर सांद्र H2SO4 से करवाई जाए, ग्लूकोज की जगह अगर अपन शर्करा ले लें, जैसे C12H22O11, ये कैसा, क्या कहेंगे इसको, सुक्रोज, शर्करा, तो बनेगा 12C+11H2O, कार्बन बन जाता है। मतलब चीनी में अगर आपने सांद्र H2SO4 डाल दिया तो वो काले रंग की हो जाती है, जिसे अपन कहते हैं बर्निंग ऑफ शुगर। अपने को देखने में ये लग रहा है जैसे शर्करा जल गई। काला रंग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कार्बन में ये परिवर्तित हो गया, और H2 है वो तो भाप बन के निकल जाएगा, तो इसमें कार्बन बचेगा, तो इसे बर्निंग ऑफ शुगर भी कहते हैं। तो देखिए H2O के अणु निकल गए कि नहीं, तो निर्जली कारक की तरह ये व्यवहार कर रहा है। यहां पे धातु के लवणों से अगर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराई जाए तो कुछ वाष्पशील अम्लों का निर्माण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं MX कोई धातु लवण है और उसकी क्रिया H2SO4 से करवा रहा हूं, तो बनेगा M2SO4 + 2HX। धातु का लवण प्राप्त हुआ सल्फेट के रूप में और आपको कुछ वाष्पशील अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे M यहाँ पर है, Fe हो सकता है, सोडियम हो सकता है, और X क्या है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, NO3 हो सकता है। अगर FCl या NO3 है तो HX की जगह क्या मिलेगा, HF, HCl, HNO3, ये अम्ल प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो धातु लवणों से क्रिया करके वाष्पशील अम्लों का निर्माण इससे किया जा सकता है। H2SO4 ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करता है। तो ऑक्सीकारक के गुण को अपन कुछ उदाहरणों से अगर समझें तो देखिएगा, अगर कार्बन से इसकी क्रिया कराऊं H2SO4 तो बनेगा CO2 + SO2 + H2O, और ये 2 और ये 2 और ये 2। तो यहाँ कार्बन देखिए 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और CO2 में कार्बन है वो +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। और देखिए जैसे अपन कॉपर से इसकी अभिक्रिया कराएं तो CuSO4 + SO2 + H2O, ये अभिक्रिया अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में भी देखी थी, देखी थी कि नहीं, SO2 के निर्माण की अभिक्रिया भी है ये। तो कॉपर यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण अवस्था में, यहाँ पर है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। और देखिए अगर सल्फर गंधक के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाए तो बनेगा SO2 + H2O, और ये हो गया इसमें 2, ये बन गया 3 और ये 2। तो गंधक यहाँ सल्फर 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और यहाँ सल्फर +4 ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो ये इस तरह से धातु और अधातु दोनों प्रकार के तत्वों का H2SO4 के द्वारा ऑक्सीकरण किया जा सकता है। तो ये एक ऑक्सीकारक गुण वाला यौगिक हो गया। इसके जो ऑक्सीकारक गुण हैं वो फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के बीच के हैं।
तो ये एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इसके देखते हैं अपन यूजेस, उपयोग में ये एक प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में, काम में आता है। किसी भी देश में औद्योगिक स्तर कितना है ये इस बात से नापा जाता है कि उस देश में H2SO4 का निर्माण कितना होता है। H2SO4 का जितना ज़्यादा निर्माण हो रहा है इसका मतलब उसके औद्योगिक स्तर का मान उतना ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, मेरे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वीडियोज है उसमें देखिएगा, सीसा संचायक सेल, उसमें विद्युत अपघट्य के रूप में क्या काम में लेते हैं अपन, H2SO4 काम में लेते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 काम में लिया जाता है। इससे सेल्यूलोज नाइट्रेट बनाया जाता है। जो H2SO4 है ये ऑक्सीकारक की तरह प्रयुक्त होता है। अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट उपयोग हैं H2SO4 के, और तो ये हो गया H2SO4 कंप्लीट। तो इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रमक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नए समूह के साथ मिलेंगे और वो है समूह 17, जिन्हें अपन कहते हैं हैलोजन। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।